बढ़े आगे, लिखें, प्रिज्म को कंटिन्यू करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करके देखें। लिखिएगा, in the given situation, calculate the angle of prism. A graph is drawn. Between delta and I. डायग्राम बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। पहला नीचे 15 है, दूसरा 60 है। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है तो आसान, पर अगर आपको कल वाली बात याद आएगी ना, तभी ये सवाल क्लिक होगा। क्योंकि डेल्टा होता है बच्चों I प्लस ई माइनस ए। सर ये तो दोनों ही I है, ई कहाँ है? और डेल्टा तो पूछा है। अब पन्ने पलटो, तब आपको फील आएगी। जब ये I होता है तो ये ई होता है, और ये I होता है तो ये ई। याद करिए, वो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था। वो रिलेट करोगे तभी ये प्रश्न हिलेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे ना। यार ये तो आई की वैल्यू है, ई कहां से लाऊं? ई भी अननोन, डेल्टा भी अननोन। तो अगर आपने कल सुना हो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उससे बात बनेगी। पन्ना पलट कर देखिए, वो एक एग्जांपल लिया था 42 डिग्री वाला। 42 पर आए पहला सेट, तो कितने पे गए? कितने पे गए? 37। 42 पे आए तो 37 पे गए, और 37 पे आओगे तो ये बात याद होगी, तभी ये बड़ी प्रश्न हल होगा। तो अगर इसको आई मानते हो तो ये ई है। क्योंकि पता है परेशानी क्यों, आप समझो, 2 महीने बाद अगर ये सवाल आया, आप फंस जाओगे ना यार। क्योंकि यहां तो कौन चल रहा है? आपका दिमाग चलेगा ही नहीं यार, ई कहां से ले आऊंगा मैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आई है तो वो ई है, वो आई है तो ये ई है। क्योंकि एक ही डेल्टा के लिए आई की कितनी वैल्यू संभव है? 2। बन रही है बात? बस ये क्लिक कर गया, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में। डेल्टा, डेल्टा कितना? 30। कितना आ जाएगा? अब देखो कितना छोटा पर ध्यान रखने वाला सवाल है कि सर ये मुझे बात पता होनी चाहिए थी कि इसमें से एक आई होता है और एक ई होता है। बढ़े आगे, लिख लीजिए। लिखिए, और लाइट रे
a light ray is incident on the prism ब्रैकेट में लिखिएगा assuming thin prism all angles are small. Assuming thin prism all angles are small. ब्रैकेट बंद. वापस बोलता हूं. A light ray is incident on the prism. बाकी सब ब्रैकेट में था. ठीक है. At an angle I. At an angle I. And emerges normally from the opposite face. Then find the angle of incidence I. लिख लीजिए. एक लाइन का क्वेश्चन है. बस सही डायग्राम पकड़ में आ जाएगा ना तो आप कर लोगे. बहुत एक बढ़िया लाइन है. इमर्जेस नॉर्मली. भैया ये बात पकड़ लो, वो जबरदस्त है. लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई और यहां से नॉर्मली निकल गई. भाई नॉर्मली किसके निकलेगी? सरफेस से नॉर्मली निकल गई. ये देखिए, केवल ये लाइन ही काम की है. और कोशिश करिए कम से कम फॉर्मूले रटने पड़े. अब इसमें प्रिज्म का जरूरत ही नहीं है. अगर आपने सही डायग्राम बना लिया ना, केवल सही डायग्राम और स्नेल्स लॉ क्वेश्चन सही कर देगा. और ये रिपीटेड सवाल है. 2012 में भी आया हुआ है, फिर आया 2020 में. अब आप देखना कैसे एंगल से खेलना है. देखना, ये 90 है, ये भी 90, ये ए, ये बोलो 90 माइनस ए, ये बोलो. कोशिश करो. केवल एक लाइन काम की थी, इमर्जेस नॉर्मली. केवल स्नेल्स लॉ से क्वेश्चन सॉल्व. बोलो बाहर 1 साइन आई, अंदर म्यू साइन ए. थिन प्रिज्म ऑल एंगल्स आर एज्यूम टू बी स्मॉल. साइन आई साइन ए. खत्म. आई बराबर म्यू ए. 2020 नीट का क्वेश्चन है. ऑलरेडी पहले भी आया हुआ है, मॉड्यूल में दे रखा है. जिन्होंने किया होमवर्क में दिया था कल सवाल. देखिए इतनी बेसिक चीजें हैं, बेसिक बातें से पढ़ेंगे. कहीं आपको कुछ प्रिज्म का कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. सही डायग्राम बनाया, क्वेश्चन सॉल्व. एक ऐसा क्वेश्चन और है जो सही डायग्राम से ही सॉल्व हो जाता है और जो 3 बार पेपर में आया है, रेस में भी दिया है. लिखिए, याद आ जाएगा भी आपको. इन द गिवन सिचुएशन, if one of the face is coated with silver, and light retrace its path. कल कराया था, याद आओ तो. बड़ा फेमस क्वेश्चन. लाइट retrace its path
then find the refractive index of the material of the prism. बड़ी फेमस प्रोफाइल, इसलिए वापस रिपीट करा रहा हूं। 2014 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है, रेस में दे रखा है, एक्सरसाइज 1 में 2 बार है। तो इतने पॉपुलर क्वेश्चन है, देखते ही क्लिक कर रहे हैं, इसलिए वापस 5 मिनट खर्च कर रहे हैं कि आपको ये प्रोफाइल, कुछ 20-22 सवाल ऐसे होते हैं जो बड़े फेमस होते हैं, हर चैप्टर में वो बार बार रिपीट होते हैं। अब सही डायग्राम बना लीजिए, इसमें कोई प्रिज्म का कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है, केवल सही डायग्राम, एक लाइन में स्नेल लॉ। बताइए आंसर। √2। देखें, रीट्रेस वाली कंडीशन फिर सुन लो। अगर प्लेन मिरर है और लाइट को रीट्रेस करना है तो मिरर से परपेंडिकुलर हिट होनी चाहिए, केवल ये लाइन पकड़ने की है। ये देखिए परपेंडिकुलर हिट। अब मैथ लगाइए, 90 और 30 120, 60, ये वाला 30। अब स्नेल्स लॉ लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व। ये लिखिए 18 20, ताकि जब रिवाइज करें तो आप एक्स्ट्रा फोकस कर सकें इसको कि हाँ सर ये पॉपुलर प्रोफाइल है, आनी ही चाहिए। 1/√2 म्यू साइन 30, म्यू 2/√2 √2। अगला लिखिए, when a ray of light is incident at angle of 35 degree, at an angle of 35 degree on equilateral prism, then it passes symmetrically means parallel to the base, पकड़ में आया? मतलब मिनिमम डेविएशन लगाना है। then find angle of deviation of the ray. अब तो कुछ भी नहीं है सवाल में, सिर्फ वो लाइन काम की थी, कल बता भी दी थी, आज क्वेश्चन के फॉर्म में कराई ताकि दिमाग में बैठे। अगर बेस के पैरेलल जाता है तो डेल्टा मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगता है 2i - a,
एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 35। और एंगल ऑफ प्रिज्म 60। कितना आंसर? 10। डेल्टा मिनिमम। सिंगल लाइन काम की है। सिमेट्रिकली मींस पैरेलल टू द बेस। अगला लिखें, a ray of light, a ray of light is incident at an angle of 60 degree on one face of a prism, one face of a prism of angle 30 degree, full stop. The emergent ray of light, the emergent ray of light makes an angle of 30 degree with incident ray, Find पहला पार्ट, एंगल ऑफ इमरजेंस। दूसरा, एंगल मेड by emergent ray, with the second face of the prism, angle made by the emergent ray with the second face of prism. तीसरा, angle of refraction R1, छोटा R1 from the first face. अगला, वापस बोलूं ये लपट, angle of refraction R1 from the first face. Next part, angle of refraction R2 from the second face. अब ये ऐसा क्वेश्चन है, ये आपको पूरा प्रिज्म समझा देगा। तरीके से करिएगा। वो जो मैंने आपको कहा था डायग्राम, कि भैया वो डायग्राम बड़ा काम का है। अब इसमें डेल्टा देने का एक नया अंदाज है, उसको पकड़िएगा, इसलिए सवाल कराया है, वो देखें। इसलिए केवल रट्टाबाजी काम नहीं करती, समझने से बातें बेहतर होती हैं। अब इस डायग्राम पे आइए। कल भी मैंने आपको कहा था कि बेटा ये 5 बार डायग्राम जरूरी है बनाना। आओ फिर समझो और इसकी फील लो। लाइट आई, सबसे पहले बताओ ये नॉर्मल, बताओ कितने पे आ रही लाइट? आई 60, पहली बात। एंगल ऑफ प्रिज्म 30, दूसरी बात। लाइट यहां से रिफ्रैक्ट, ये एंगल कहलाता है R1, ये R2 और ये E। देखिए, एक तो अंदाज होता है एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्ट दे दे, इसमें बड़ी खतरनाक लैंग्वेज लिखी है। द इमर्जेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विथ इंसिडेंट। तो जिसको कल की डायग्राम याद है वो समझ में आएगा। अगर ये प्रिज्म ना होता तो इंसिडेंट सीधी जाती, और ये है इमर्जेंट। इमर्जेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इंसिडेंट रे। मतलब ये क्या है प्यारे? डेल्टा। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं है।
अब तो खटाखट फॉर्मूले लगाओ। एक पार्ट फिर भी गलत करोगे, सेकंड पार्ट उसको समझना है। अब ये क्या बातें, क्वेश्चन नहीं समझा सकता है, रेस का सवाल है ये। या तो डायरेक्ट दे देता भाई एंगल ऑफ डेविएशन, तो आप मस्त रहते, पर उसने उस बात को डायरेक्ट नहीं दिया। उसने पूरी लैंग्वेज लिखी कि डेल्टा का मतलब क्या होता है। तो डेल्टा देने का एक नया अंदाज है। हाँ जी, आगे के सारे आंसर किस में अटक गए? पहला पार्ट बोलो, पहला पक्का। डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। डेल्टा 30, आई 60, ई गायब, ए 30, 60 में से 30 गया 30, ई 0। ई 0 आ रहा है क्या? पहले पार्ट का आंसर ई 0। अब दूसरा पार्ट कितना अच्छा है, सरफेस से बताइए। पहले तो ई 0 की फील लीजिए, नया डायग्राम बनाइए सोच समझ के। अब पता है लाइट कैसे जा रही है, ई 0 सारे एंगल ऑप्टिक्स में नॉर्मल से नापे जाते हैं। बच्चों लाइट कैसी निकल रही है, सीधी, सोच के देखो। इमर्जेस नॉर्मली है। क्यों सर, आप तो कह रहे हो 0 और यहाँ कह रहे हो नॉर्मली। भाई जब यहाँ नॉर्मल खींचोगे तो बताओ ई कितना आएगा? ई 0, क्योंकि इमर्जेंट रे जो एंगल बनाती है वही तो ई होता है। ये मेहनत से, क्वेश्चन पढ़ने से समझदारी डेवलप होती है। ई 0, अब ई 0 का क्या मतलब, कई बच्चे सोचते हैं ग्रेजिंग हो जाता है। ग्रेजिंग का मतलब समझते हो? 90 पे जाना, सरफेस से चिपक के। कई बच्चे ये समझते हैं। ये तो 90 हो गया भाई, ई 90 थोड़ी ना आ रहा है। ई कितना आ रहा है? ई 0 का मतलब बताओ। नॉर्मल के अलोंग, नॉर्मल के अलोंग निकल गई। अब बताइए, दूसरे पार्ट का मजा आ जाएगा। दूसरे पार्ट का आंसर दीजिए। सरफेस से एंगल, सरफेस से एंगल 90। अब आपको डिस्टिंग्विश होगा, सरफेस से 90 है और नॉर्मल से 0। रुक रहा हूं मैं अभी, अगले पार्ट मत भागो, पहले इन दो को समझो। ई आया 0, ई 0 का फिर नया फोटो बनाओ। मैं पहले तो स्टैंडर्ड फोटो बनाया, मुझे क्या पता था क्या हो रहा है। फिर बाद में मुझे पता चला अच्छा ई 0 है, डायग्राम ऐसे बनेगा। अब बताइए, अब तो फॉर्मूले से खेलो, क्या क्या निकाल सकते हो बताओ। R2 कितना आएगा? R2 सोचो। ई 0 है बच्चों, ई का कनेक्शन R2 से होता है। कैसे जुड़े होते हैं वो? स्नेल लॉ से। सोचो, ये 1, ये म्यू, ये 1, आई जुड़ा होता है R1 से स्नेल लॉ से, R2 जुड़ा होता है ई से। एक बार यहां लगा के देख लो, म्यू साइन R2 1 साइन ई, तो म्यू साइन R2 साइन ई 0 0, तो R2 को भी 0 होना पड़ेगा। और इस फोटो से दिख भी रहा है R2 0 है, क्योंकि एंगल नॉर्मल के साथ बनता है। और आपको वो समझ नहीं आ रहा, इससे देखिए, इससे आपको और मजबूती आएगी दिमाग में। आई का संबंध R1 से होता है, ये आपस में जुड़े हुए हैं स्नेल लॉ से, ये आपस में जुड़े हुए हैं स्नेल लॉ से, ये 0, ये 0, स्नेल लॉ, स्नेल लॉ। R2 0, R2 0, तो R1
ए बराबर R1 प्लस R2। ए 30, R1 निकालना है, R2 R1 30। देखिए प्योर बेसिक सवाल है, जो सबसे पहला डायग्राम बनाया था उस पर कितना बढ़िया सवाल है। ये आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग देता है कि आई क्या है, R1 R2 ई, डेल्टा, एंगल, नॉर्मल, सब समझा दिया। बढ़े आगे। तो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए, ये सारे रेस के क्वेश्चन थे, ताकि आपको एक बार प्रिज्म का आइडिया लग गया कि कल जो हमने पढ़ा था वो रिवाइज भी हो गया। आज आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को इसको खत्म करते हैं। लिखिए, प्रिज्म का सेक्शन आज पूरा हो जाएगा। आगे लिखे, हेडिंग डालिए, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। देखें, बहुत बढ़िया, जबरदस्त है। वैसे तो फाइनल रिजल्ट याद करने का है, एम्स में ही आया है, नीट में तो कभी नहीं आया, पर इसको समझने के लिए काफी बातें सुनेंगे तो मजा आएगा। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, ए इज ग्रेटर देन 2θc। कैसे आता है 15 मिनट समझिए, आगे से आगे कहानी रिलेट होगी, प्रिज्म आपको और बढ़िया क्लियर होगा। सुने, ये वाला डायग्राम पूरे प्रिज्म का बेस है। लाइट आई R1 R2 ई। अभी मैंने बोला, फिर समझाता हूं, आई का संबंध R1 से, आई बढ़ेगा R1 बढ़ेगा। सर ये कैसे, ये कैसे, ये दोनों एक साथ बढ़ते हैं? चेक कर लो, 1 साइन आई म्यू साइन R1, हर बात का प्रूफ है ना। आई बढ़ेगा तो LHS वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, LHS बढ़ेगी तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा, म्यू तो बढ़ नहीं सकता। इसका मतलब आई और R1 सीधे सीधे कनेक्टेड हैं। R2 का कनेक्शन किससे है? ई से, म्यू साइन R2 1 साइन ई, और R1 R2 भी जुड़े हुए हैं ए से। अब आप कहना क्या चाहते हो, अब मैं फाइनल तीनों को मिक्स करता हूं। आई के बदलने से क्या R1 बदलेगा? आई के बदलने से R1 बदलेगा। क्या R1 के बदलने से R2 बदलेगा क्या? क्योंकि दोनों की जोड़ तो हमेशा ए रहनी है। देखिए, ये देखिए, ए बराबर R1 प्लस R2। आप एक प्रिज्म खरीद के लिए आए, उसका तो ए हमेशा कांस्टेंट। अगर R1 बदलेगा, R2 को भी बदलना पड़ेगा। एक बात नोट करिएगा, जिस मोमेंट पर R1 मैक्सिमम, एट द सेम टाइम R2 मिनिमम है। खुद चेक करिए वैल्यू से। और सर हाँ, ये तो सर कितनी छोटी सी बात है, ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, क्योंकि जोड़ को तो हमेशा 8 होना है। और जिस समय R1 मिनिमम होगा, R1 मिनिमम कहां है बताइए इन सब में? 5, उस समय R2 मैक्सिमम है। क्या ये बात मानते हैं? कितना जबरदस्त कनेक्शन है, क्योंकि दोनों की जोड़ तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब मेरी बात और बातें इकट्ठी हो गई। सर देखो, आई को बढ़ाओगे R1 बढ़ेगा, दूसरे शब्दों में आई को वेरी करोगे R1 वेरी,
R1 को वेरी करने से R2 वेरी, R2 को वेरी करने से सब आपस में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आपने एक बात और बता दी सर, इन दोनों के बीच में तो और खास संबंध है। अगर R1 बढ़ेगा R2 को घटना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों की जोड़ तो हमेशा फॉर अ गिवन प्रिज्म हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है साहब, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है आई को वेरी करना। मैं R1 को नहीं कर सकता, R2 नहीं कर सकता, E नहीं कर सकता, आई तो मैं वेरी कर सकता हूं। 12th में प्रैक्टिकल भी होता था, प्रिज्म लगाया 30 डिग्री पे लाइट, आपने एक लाइट खींची 30 पर, वहां पे पिन लगा देते थे, फिर दूसरी तरफ से देखते थे वो हमें लाइट कहाँ दिखाई दे रही है, और फिर वहां पे पिन भी लगाते थे, जैसे ग्लास स्लैब में करते थे। तो क्या वेरी कर सकते हैं हम? आई, ये तो हम वेरी कर सकते हैं, लाइट को 30 पे, 40 पे, 50 पे, 70 पे, 90 पे, 0 पे, कितने भी लाओ, बताओ आई कहां से कहां वेरी करेगा? क्या 0 से 90 वेरी करेगा? आप 300 350 बच्चे बैठे हैं, आई केवल और केवल 0 से 90 ही वेरी कर सकता है। सोचिए, जब आई 0 होगा उस समय R1 0 होगा। अब बातें थोड़ी कठिन हो रही हैं। आई और R1 का कनेक्शन, पुट आई 0, पुट आई 0, ये एक्सप्रेशन 0, म्यू 0 नहीं हो सकता। R1 जिस समय आई 0 उस समय R1, उस समय R2 के हाल ए। क्यों? क्योंकि A बराबर R1 प्लस R2, R1 0, R2 A। सोचो कितना कनेक्शन है। देखो I 0 से R 0, ये क्यों आया? स्नेल लॉ से। R1 0 तो R2, क्योंकि दोनों की जोड़ हमेशा A के बराबर। अब बात है कठिन, जब I 90 तो R1 कितना? ये है दिमाग वाला, R1 होगा थीटा सी। सर ये कैसे आ गया? इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं कुछ पुरानी कहानी पर, इसमें भी आप हाँ भर देंगे। क्रिटिकल पर आओगे तो 90 पे जाओगे, उल्टा बोलो, अगर 90 पे लाइट आएगी तो दूसरे में क्रिटिकल पर जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये बात तो मुझे बहुत याद है सर, क्योंकि ये TIR में आपने खूब काम में लिया था। क्रिटिकल पे आए 90 पे गए, क्रिटिकल पे आए 90 पे गए, उल्टा बोलने में क्यों शर्म? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, 90 पर आओगे तो दूसरे मीडियम में क्रिटिकल पे जाओगे। आओ अब पढ़ो, कितने पर इंसिडेंट हुए, कितने पे रिफ्रैक्ट हो गए? थीटा सी। इस बात को समझने के लिए 2 मिनट लीजिए, आगे नहीं भाग रहा। इस 0 से तो ये 0 तुरंत हो गया स्नेल लॉ से, वो 90 पर ये कितने पे भागेगा? थीटा सी पर भागेगा। उसके लिए साइड में वो वाली कहानी याद करो, थीटा सी पर आते थे तो 90 पे जाते थे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। 90 पर आओगे तो कितने पे आ रहे हो? 90 पे, थीटा सी। इस समय R2 क्या? R2 क्या? अरे सर कुछ नहीं, ए तो R1 प्लस R2, R1 थीटा सी, तो R2 A माइनस थीटा सी। बोलिए, क्या बात समझ आ रही है? और अब देखना, मिनिमम मैक्सिमम लगाऊंगा उसको हाँ भरना। इनमें कौन मिनिमम? सोच, ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, और सोच ये मिनिमम तो R2। इसके लिए ये बात समझाई, क्योंकि दोनों की जोड़ तो हमेशा A है, दोनों की जोड़ हमेशा A है। यहां बता, आई मैक्सिमम तो R1 मैक्सिमम, स्नेल लॉ से जुड़े हुए हैं, ये मैक्स, ये मिनिमम। बोलिए, अब तीसरी लास्ट बात जो क्वेश्चन को सॉल्व कर देगी, लास्ट बात, हम चाहते हैं लाइट यहां से PQ से बाहर
नहीं निकले, नहीं निकले, इसका मतलब यहां क्या कर जाए, TIR। और दुनिया में TIR की एक ही शर्त है, एक ही शर्त है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा। कौन सा एंगल लूं, कौन सा एंगल सर, एंगल तो भरमार है, लो सर आई, लो सर R1 R2 कौन सा, क्यों फंस रहे हो, जहां TIR करवाना है वहां का एंगल लो, कौन सा एंगल है, R2 को थीटा सी से, पर सर R2 के तो बहुत सारी वैल्यू है, कौन सी लें, छोटे से छोटा वैल्यू भी थीटा सी से बड़ा हो गया तो बाकी सारी रे तो TIR करेंगी। उदाहरण के तौर पर एक सरल बात जो दिमाग जल्दी समझ ले, क्लास में 15 बच्चे हैं, सबसे बच्चे जिसके नंबर कम आए हैं JEE मेन में, उसको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, बाकी बच्चों का क्या स्थिति होगी, सबसे कम वाले को मिल रहा है तो बाकी 14 बच्चों का क्या रिजल्ट है, उसके तो उससे ज्यादा ही आए, वो वाली बात यहां लगाइए, सबसे कम एंगल वाला R2 भी TIR कर रहा है तो बाकी जो रे आएंगी अलग अलग R2 वाली वो तो TIR करेंगी, R2 मिनिमम। डिराइव कोई नहीं कर सकता, डायरेक्ट याद होगा टिक ही करना है, पर ये केवल इसलिए समझाने का ताकि प्रिज्म की अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो कि I R1 से जुड़ता है, R1 R2 से जुड़ता है, R2 E से जुड़ता है, I की वेरिएशन कहां से कहां, 0 से 90, उस समय R1 वेरी करेगा, R1 के वेरी करने से R2 वेरी करेगा, रिजल्ट ही काम का है। जब मैं इसके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा या 1 महीने बाद इसको रिवाइज करूंगा, डायरेक्ट याद करूंगा, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, दुनिया में लाइट दूसरी सरफेस से बाहर नहीं निकले, ए इज ग्रेटर देन, बस एक बार ये समझ के रखा जिससे दिमाग खुलता है, आई के वेरिएशन से R1 का वेरिएशन, R1 के वेरिएशन से R2, जिस समय R1 मिनिमम उस समय R2 मैक्सिमम, और TIR की एक ही शर्त, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी, किसको TIR करवाया, किसको, सबसे छोटी वाले रे को, उसने TIR फॉलो कर दिया, बाकी सारी रे का तो एंगल उससे ज्यादा है, क्लियर, लिखें, समझ लीजिए, बाकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात होगी तो आंसर ही काम आएगा, ये बात बिल्कुल तय है, पर जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना वो दूसरे क्वेश्चंस को समझने में करने में वहां काम आ जाती है, तो वही डेवलप करनी होती है। लिखते समय बोलो आई जुड़ा हुआ है R1 से, स्नेल लॉ से, आई चेंज होगा R1 बदलेगा, R1 और R2 की जोड़ हमेशा कांस्टेंट, R1 मिन R2 मैक्स, R1 मैक्स R2 मिन, है छोटे छोटे फंडे। हाँ ये एक अच्छा फंडा रिवाइज हुआ आपको, देखो थीटा सी पर आते थे तो 90 पे जाते थे, ये एक मस्त बात निकल कर आई, 90 पे आओगे तो दूसरे मीडियम में थीटा सी पे जाओगे, ये एक क्रूशियल बात समझ में आई, कहीं किसी न्यूमेरिकल में काम आ जाएगी, क्योंकि थीटा सी पर आना और 90 पे जाना ये तो सबको याद है।
पहला प्रिज्म वाला डायग्राम मिटा दूंगे, ये वाला। बढ़ चले आगे। तो डायरेक्ट 2-3 बार याद कर लीजिए, जेई मेन में तो 2 बार रिपीट हुआ है ये। ए हमेशा 2 थीटा सी से क्या होना चाहिए, ज्यादा। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। क्वेश्चन लिखाऊं? लिखें क्वेश्चन। फॉर द एंगल ऑफ minimum deviation of a prism, for the angle of minimum deviation of a prism to be equal to its angle of prism, to be equal to its angle of prism, then find the range of refractive index of the material of the prism. Find the range of refractive index of the material of the prism. AIPMT 2012 का है, एक्सरसाइज 2 का एक क्वेश्चन है। ये प्रिज्म का सबसे बढ़िया सवाल है, जिसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको डेवलप करना है, और वो हम पिछले डेरिवेशन से समझ चुके हैं। अब आप धीरे धीरे पढ़िए पहले क्वेश्चन को 2 बार, फिर मैं सॉल्व करता हूं। एक एक शर्त निकालते जाओ। पहली लाइन क्या कह रही है, डेल्टा मिनिमम किसके बराबर, ए के बराबर। पहली शर्त तो ये ठीक है, पर डेल्टा मिनिमम तो मुझे याद है, 2i माइनस ए, 2i ए प्लस ए, 2i 2a, आई बराबर, कोई फायदा मिला ही नहीं, पूछा ही नहीं था ये, निकाल के रख ली। तो पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। क्या म्यू का फॉर्मूला याद है क्या, साइन ए प्लस डेल्टा मिन बाय 2 अपॉन साइन ए बाय, डेल्टा मिन कितना, ए, रख दो, साइन ए प्लस ए बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2, ए प्लस ए 2a बाय 2 साइन ए अपॉन साइन ए बाय, क्या ऐसे कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं,
ऊपर साइन का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। 2 साइन, एंगल आधे हो जाते हैं बच्चों, 2 होता है तो आधा, ए है तो a/2, याद करिएगा। तो म्यू आ गया 2 cos a/2। अच्छा, एक ही जगह क्या लिख सकते हैं, आई। अब यहां से दिमाग चलेगा और जो पिछले सवाल की मेहनत करी है ना वो सपोर्ट करेगी। यहां तक आओ। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो 2-3 बार। रेंज 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 ऑफ म्यू, और म्यू डिपेंड कर रहा है आई पर। अभी मेहनत करके आए बच्चों, आई की रेंज कहां से कहां होती है, 0 से 90। तो म्यू की रेंज कैसे निकलेगी, एक बार आई 0 रखो, एक बार आई 90 रखो, बन गया सवाल। जो पिछले 15 मिनट में आप कहानी सुनकर आए उससे दिमाग बिल्ट हुआ कि अच्छा आई की तो पूरी एक रेंज होती है, आई वेरी करता है 0 से लेकर 90 तक, तो सब चीजें वेरी करेंगी, तो म्यू भी तो एक रेंज में वेरी करेगा। ये बात समझाना चाहते थे इस सवाल से। तो जो ऊपर की कहानी आई ना उससे थॉट डेवलप होता है कि हाँ यार, किसी समय ऐसा थोड़ी ना होता आई कांस्टेंट होता है, आई तो हमारे ऊपर है, हम आई को वेरी कर सकते हैं। हमारे आई के वेरी करने से R1 R2 वेरी करते हैं, R1 R2 के वेरी करने से क्वांटिटीज जो हैं वो वेरी कर रही हैं। बताइए रेंज कितनी, एक बार आई रखो 0, एक बार आई रखो 90, बोलो। 2 cos 0/2, 2 cos 0 कितना 2, और यहां 2 cos 90/2, 2 cos 45√2। तो म्यू की वैल्यू लाई बिटवीन √2 एंड 2। सबसे बढ़िया प्रश्न है, पिछले 2 दिन में आपने जितने प्रिज्म के क्वेश्चन देखे उसमें सबसे बेहतरीन प्रश्न है ये, AIPMT 2012। चलो एक थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ते हैं फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। रेनबो, देखें तो रेनबो के 2-3 थ्योरेटिकल सवाल पेपर में आए हुए हैं। पहला तो रेनबो जब बनता है तो ऑब्जर्वर को कहां देखना चाहिए, ये 2018 में क्वेश्चन आया। इस बात को समझना, सुनना, बोर्ड पे देखो। सनलाइट, ये सन, ये सन से सनलाइट आ रही है, सुनते जाइए। ये सबसे पहले किसमें गई, रेन ड्रॉप, जो पानी की बूंदे हैं। बताइए जैसे ये पानी के बूंद के अंदर जाएगी, पता है कितने भाग में टूट जाएगी, 7। कारण बताइए, सनलाइट है वाइट, पानी है मीडियम, पानी उन 7 रंग को अलग अलग वेवलेंथ देगा, जो काम प्रिज्म करता था। प्रिज्म ने क्या किया, कोई प्रिज्म कांच का बना हुआ है इसलिए टूटी क्या, ना ना, प्रिज्म ने एक म्यू ऑफर किया और 7 रंगों को अलग अलग ऑफर किया। क्या पानी की बूंद वो काम नहीं कर सकती क्या, बिल्कुल कर सकती है ना। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से अलग होता है,
और सातों रंग को अलग अलग म्यू देगा ड्यू टू कॉची रिलेशन। क्या होगा बताइए, क्या होगा? ये 7 रंग में टूट जाएगा, ये 7 रंग में टूट गया, ऊपर रेड नीचे वायलेट। पूछा जाता है कि रेनबो बनते समय कौन कौन से फिजिक्स की घटनाएं घटित होती हैं, वो देखिए। पहली घटना डिस्पर्शन, 7 रंगों में टूटना। अब दूसरी देखिएगा, यहां से क्या होता है, TIR। TIR, ये लाइट बाहर नहीं, वापस TIR कर कर अंदर, और ये निकल कर बाहर। दूसरा फिनोमेना, दूसरा TIR, तीसरा रिफ्रैक्शन। अब यहां डिस्पर्शन थोड़ी ना हुआ, ऑलरेडी वो रेड कलर है, ऑलरेडी वो रेड कलर है, ऑलरेडी वो रेड कलर है। कितने फिनोमिना, डिस्पर्शन, TIR, रिफ्रैक्शन। और यहां खड़ा है कौन, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की आंख में रंग जाएंगे और इसको आंख रंग पूरे के पूरे कहां से नजर आएंगे, पीछे से आते हुए। ये तो एक ड्रॉप है, ऐसी हजारों ड्रॉप होंगी, उसमें सनलाइट जा रही है। दूसरा सवाल सुनिएगा, नीट 2018 का। ऑब्जर्वर कहां देखना चाहिए, बट ऑब्वियस है ऑब्जर्वर ड्रॉप की तरफ देखेगा। लाइट कहां से आ रही है, लाइट, लाइट आ रही है पीछे से। तो ये एनसीईआरटी की एक लाइन है जिसपे क्वेश्चन बना कि ऑब्जर्वर की पीठ कहां होनी चाहिए, टुवर्ड्स द सन। तभी तो ये होगा, देखिए सन से लाइट आ रही है, सामने ड्रॉप है, ड्रॉप से लाइट वापस मेरी आंखों में आ रही है, तो लाइट आ रही है सन से, तो ऑब्जर्वर की पीठ, ऑब्जर्वर की पीठ टुवर्ड्स द सन। कौन कौन से फिनोमिना यूज्ड, डिस्पर्शन, TIR, रिफ्रैक्शन। बच्चों ये तो है प्राइमरी रेनबो। कभी आपने बचपन में पढ़ा हो एक सेकेंडरी रेनबो भी बनता है, इसमें तो केवल एक बार TIR होता है। सेकेंडरी रेनबो में 2 बार TIR होता है, पर वो थोड़ा सा इंटेंसिटी उसकी कम होती है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन दिखता है, प्राइमरी रेनबो। तो कोई डायग्राम नहीं बनाना है, इसके एंगल भी निकाल सकते हैं, सब दिए हुए हैं, 52 डिग्री 40 डिग्री, सब मैथ से आते हैं, कोई काम के नहीं है। सिर्फ 2 फंडे, रेनबो बनने के लिए फिजिक्स के इवेंट, डिस्पर्शन, TIR, रिफ्रैक्शन। ऑब्जर्वर देखना चाहिए टुवर्ड्स द ड्रॉप, तभी तो यह रेज उसकी आंख में आएंगी, और उसकी पीठ सन की तरफ। कौन सा रेनबो, कितनी बार TIR, एक बार, लिख लें। उसमें 2 बार TIR होता है। देखिए इस तरह से, लाइट आई, यहां रिफ्रैक्ट हुई, यहां TIR, फिर TIR, उसके बाद बाहर निकलती है। 2 बार TIR होता है सेकेंडरी रेनबो में। कोई एंगल्स नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता। 2 प्रश्न बनते हैं, फिजिक्स के कौन कौन से इवेंट इसमें काम आ रहे हैं। किसकी, किसकी इंटेंसिटी, सेकंड, बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, हर बार एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड होती है ना, तो जो अपनी आंख में पहुंचेगी, क्योंकि यहां पर कुछ पार्ट TIR हो रहा है, कुछ पार्ट वापस ट्रांसमिट हो रहा है, तो हर फिनोमिना में एनर्जी के टुकड़े होते हैं। कितने लोग प्रिज्म का होमवर्क करके लाए हैं क्या आज, पक्का डिस्कस करने लायक हैं अपन सब, ठीक। देखिए होमवर्क करते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा,
रोज मेहनत करेंगे तभी डटे रहेंगे, और 17 जुलाई तक डटे रह गए ना इसी तरह से तो सेलेक्ट हो जाएंगे। ओवर थिंक रोकिए और न्यूमेरिकल को बढ़ाइए, केवल एक ही तरीका है। और 5 दिन बाद का ना सोचकर आज का दिन मेरा सबसे बढ़िया पढ़ाई वाला जाना चाहिए। इस तरीके से रोज डिसिप्लिन से पढ़ाई करो, न्यूमेरिकल करते रहोगे, अपने पढ़ाई के आवर्स को बढ़ाओ, अपने आप एफिशिएंसी आती जाएगी। चलो अब पहले एक बार न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, फिर प्रिज्म को आगे पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज 1 खोलिए। फोर्टी थ्री से फोर्टी थ्री। चालू करें? चलो अब बिल्कुल सिस्टमेटिक सारे डाउट पूछ लें। 43 से चालू कर रहे हैं। 43, 44 करके लाए ना पक्का? 45, 46, 47 को स्टार लगाओ, 2 बार आया है पेपर में, काम का सवाल है। 47, 48, 49 को स्टार लगाओ, 3 बार पेपर में आया है। 49 और 54 इनका जोड़ा बना दो, एक साथ करो 49 और 54 को कॉम्बिनेशन बना दो, 49 प्लस 54 50। 50 नहीं दिया था क्या? अभी कर लो 50, कॉपी में डायग्राम बना लो। अब मत छोड़ो सवाल, अब क्या फिर वो रह जाएगा नहीं तो आर्टिकल के बीच में। 50 नंबर पे आओ। 50 पे आओ। अब बेसिक से करो बगैर फॉर्मूले लगाए, कि सर छोटे छोटे फंडामेंटल से सवाल सॉल्व हो जाए, प्रिज्म की जरूरत ही नहीं पड़े। आओ देखिए बोर्ड पर। सबसे पहले बताओ, ये नॉर्मली आ रही है क्या? बिल्कुल सीधी आ जाएगी क्या? कारण बता दो। नॉर्मल खींचा, I0 R0, यहां पर क्या करवाना है? TIR। फोटो में समझ में आ रहा होगा, फोटो से समझ में आ रहा होगा TIR। अब खटाखट देखो एक लाइन में कैसे सॉल्व होता है, बोर्ड पे देखो। ये 45, ये 90, ये 45, 90, ये 45, ये वाला कौन है जिम्मेदार TIR के लिए? नीचे वाला 45। और आशीष सर इसको TIR करवाना है तो 45 को थीटा सी से बड़ा होना पड़ेगा। छोटी सी बात, कोशिश करिए समझने की। अगर उसको TIR करवाना है तो 45 को थीटा सी से बड़ा होना पड़ेगा। अब दोनों तरफ साइन ले लो। करिए, क्या आंसर आएगा? दोनों तरफ साइन ले लो। साइन 45 साइन थीटा सी 1/√2। साइन थीटा सी याद है? 1/μ। तो म्यू √2 से बड़ा होना
चाहिए, मिनिमम चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम को बोल देते हैं कि √2 होना, √2 से बड़ा चाहिए, पर √2 से तो बहुत बड़ी वैल्यू संभव है, उसने लिख दिया मिनिमम। अगर मिनिमम नहीं लिखता ना तो आंसर होता √2 से बड़ा, पर उसने क्या शब्द लिख दिया, मिनिमम। अच्छा सवाल है, 50 नंबर। 51, 52, 52 हो गया। 52 में एक गड़बड़ है, उसको थिन प्रिज्म देना चाहिए। थिन प्रिज्म से सोचोगे तो जल्दी आ जाएगा। डेल्टा बराबर म्यू -1 इंटू ए, जिसका म्यू ज्यादा उसका डेल्टा ज्यादा। 53 देखो अब हो जाएगा। रेनबो में क्या क्या होता है, डिस्पर्शन, TIR, इसने अधूरा लिखा है, एक और लिखो, डिस्पर्शन, TIR एंड रिफ्रैक्शन। एनसीईआरटी ने तीनों लिखे। दूसरे ऑप्शन को बढ़िया कर दो, डिस्पर्शन, TIR एंड रिफ्रैक्शन। 54 स्टार लगाओ। बढ़िया सवाल। कौन सा वाला सवाल देखते ही याद आ जाए, वो सिल्वर कोटिंग। अब पूरा प्रिज्म का सेक्शन देख लो 5 मिनट में, 43 से 54। क्लियर है क्या सारे? डेट डाल दो, आज करो जिसने नहीं किया। 43 से 54। चलिए अब आइए किस पर, एक्सरसाइज नंबर 2 पर। 2 में प्रिज्म के कितने सवाल, 9। 9 डिस्कस कर लें। 9 के 9 सवाल वैसे बढ़िया सवाल है, हो जाएंगे। चलो नंबर बताओ कौन सा, एक्सरसाइज 2 कौन से नंबर से चालू हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। 9 बना क्या, बताओ कौन सा। ए बराबर 2R, तो ए कितना, ए कितना, ए दे रखा है 60 और 2R, तो R आ जाएगा डायरेक्ट 30 डिग्री। अब रे ऑप्टिक्स को कैसे प्लान करना है, वो एक प्लानिंग है कि सर बड़ा टॉपिक है और क्वेश्चन आते हैं 6 रे प्लस वेव मिलाकर। तो देखो रे के ये 6 टुकड़े हैं बड़े। बेसिक कॉन्सेप्ट ये मैंने एक्सरसाइज 2 का ब्रेकअप किया है कि जैसे मैं प्लान कर रहा हूं सर, शनिवार रविवार तक मेरी पूरी रे ऑप्टिक्स तैयार हो जाए, मंडे से मैं वेव स्टार्ट करूंगा, तो शनिवार तक रविवार तक से मेरा टारगेट है एक्सरसाइज 2 शानदार तैयार हो। पूरा एक साथ देखोगे तो परेशान होगे। आज वेडनेसडे है, शनिवार तक टारगेट है, 2-2 टॉपिक उठाओ। सर मैंने पसंद कर लिया लेंस। अब लेंस में ये सारे क्वेश्चन लेंस के हैं, तो सारे क्वेश्चन लेंस के इसी साथ ऑर्डर में एक साथ करो। जहां जहां अटक रहे हो वहां वहां की थ्योरी पढ़ो, उसके डाउट फिर से पूछो। इस तरह से दिमाग में क्लियर हो कि सर 6 ही टॉपिक हैं पूरे रे ऑप्टिक्स में। बेसिक, दूसरा है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस कौन सा, वो चिड़िया मछली, DI/DO बराबर μ2/μ1, इसी में आ गया आपका TIR। तीसरा लेंस, चौथा प्रिज्म, पांचवा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और छठा मिरर जो आज चालू करूंगा। तो शनिवार तक आते आते मिरर पूरा हो जाएगा। कोशिश करें शनिवार तक आते आते मेरे पूरे एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 भी शानदार तैयार, इसी ब्रेकअप के साथ। तब मजा है कि सर जैसे मुझे पता है सर मुझे लेंस तैयार करना है, तो सर इंपॉर्टेंस लेवल किसका क्या है, कैसे पता चले सर किसका इंपॉर्टेंस लेवल कैसे क्या है। तो आप तुरंत ये देख सकते हैं कि सर पेपर में ऑप्टिक्स में पिछले 15 साल में क्या स्थिति ब्रेकअप हुई है। टोटल 6 सेक्शन है। लेंस के अभी तक 11 प्रश्न आए हैं, 40 में से 11।
25% लेंस पूछा जाता है, प्रिज्म 9, 25% प्रिज्म है। मतलब सर ये कितने हाईलाइटेड हॉट टॉपिक हैं। तो लेंस, प्रिज्म, इनकी सर मुझे रेस, इनकी एक्साइज, इनके बिगनर बॉक्स भी करने चाहिए। हाँ सर यहाँ पे क्वेश्चंस कम है तो बिगनर बॉक्स स्टार्टिंग वाले 1-2 में छोड़ सकता हूँ। जहां जहां वेटेज ज्यादा है वहां पे मेहनत करिए ना कि सर ये एक्सरसाइज 2 का इतना बेसिक मेरे पास तैयारी है। एक के अब मैं आपको शॉर्ट नोट्स बना के दिखाऊंगा 2 दिन बाद कि जैसे लेंस, लेंस के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। 2 पेज में लेंस की सारी बातें जिससे मॉड्यूल का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वो 2 पेज पढ़े, पूरा लेंस तैयार। एक बार मैं घर से लिखकर मैं आपको इस प्रोजेक्टर से दिखाऊंगा कि देखो इस तरह से ब्रेकअप किया जाता है। रे ऑप्टिक्स पूरा, सर मेरा पूरा टॉपिक तैयार है। क्वेश्चन देखकर आइडिया लगे सर इसमें लेंस लगेगा सर लेंस में भी कितनी बातें हैं। लेंस को पानी में डुबोना अलग है, लेंस को कट करना अलग प्रोफाइल, लेंस को बीच में से काला रंग कर दिया तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। फिर सर लेंस को पीछे सिल्वर कर दिया, सिल्वरिंग करने से उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। और सर एक ये प्रोफाइल जो कितनी बार आई है, 5 बार आई है सर। 2 लेंस के बीच में पानी भर दिया, एक प्लेनो कॉनकेव है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स, इसको इसमें फिट कर दिया। दो लेंस हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, उनके बीच में पानी भर दिया। तो बहुत सिस्टम से तैयार करोगे ना तो समय कम लगेगा। खेल समय का है, एक्यूरेसी, स्पीड। क्वेश्चन देखते ही मुझे उसकी वैरायटी, मुझे उसकी प्रोफाइल, मुझे उसका फॉर्मूला क्लिक करे। और ये सब संभव है रिवीजन से, सब संभव है अगले 75 दिन मेहनत करने पर कि मैं अपने स्कोर को फिजिक्स में जो मेरा 80, 90, 100, 110 आ रहा है, मैं उसको 155, 165, 170 तक ले जा सकता हूं कि अगर मैं बहुत बढ़िया मेहनत करूंगा तो। और सिस्टम से करिए ना कि मुझे रे पढ़ना है, मुझे मॉडर्न पढ़ना है। मॉडर्न के मैंने जो बड़े टॉपिक हैं, क्योंकि 4 टॉपिक सबसे बड़े हैं, मॉडर्न, उसके बाद हीट, उसके बाद ये ऑप्टिक्स और एक सेमीकंडक्टर। इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पिछले 15 साल का अगर आपको सिस्टम है तो 5 से 6, इसके 5 से 6, ऑप्टिक्स 5 से 6, 4 से 5, तो आपको सीधे सीधे 20 सवाल तो ये दे रहा है। तो ये तो ऐसे आने चाहिए कि सर बिल्कुल एक एक क्लियरिटी के साथ। और मेहनत करेंगे तो 15-20 जो ये बेसिक सवाल हैं ये तो सॉल्व हो ही, बाकी तो हमने मेहनत करी है सर। और पेपर किसी भी साल का उठा के देखिए, एक लाइन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। 80 से 85% सवाल प्रीवियस 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 पीवाईक्यू से डिराइव्ड होते हैं। डिराइव्ड का मतलब कुछ वैल्यू बदल दी, कुछ वैल्यू एंगल चेंज कर दिया, मास चेंज कर दिया, जो सवाल का बेसिक है वो बिल्कुल वही रहता है। आप देखो ना, वो सिल्वर कोटिंग करने वाला सवाल 3 बार रिपीट हुआ है, लेंस में पानी में डुबोने वाला 4 बार रिपीट हुआ है। तो ये और ये एक ही तो प्रोफाइल है। ये बाई कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स को प्लेनो कॉन्केव, सब में एक ही तो कॉन्सेप्ट है। पावर निकाली आंसर आएगा, पावर निकाली आंसर आएगा। तो ये कहलाते हैं डीपीवाईक्यू। डीपीवाईक्यू, डी का मतलब डिराइव्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। करिए, हमने मेजर टेस्ट पूरे बनाए हैं। मेजर टेस्ट बनाते समय हमने इसको ध्यान रखा है पिछले 1 साल में कि हमने सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से डिराइव्ड किए हैं, उनमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन किया है ताकि आपको पीवाईक्यू जिसने अच्छे से किया है उससे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो पेपर जो मेजर है, पूरी टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छे से दीजिए। किसी कारणवश नहीं दे पाए, वो पेपर घर पे लेकर सॉल्व जरूर कर लीजिए, क्योंकि उससे जो क्वेश्चंस कहाँ हैं वो बड़े सिस्टमेटिक हमने उसको सेट किए और उसको पीवाईक्यू से हमने डिराइव्ड किए हैं बैठकर बिल्कुल मेहनत करके। क्या आज पूरे दिन में 5 सवाल ही बनाए, पर 5 के 5 सवाल पीवाईक्यू से हेल्प से उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाए ताकि आपके दिमाग में उसको फटाफट क्लिक कर सके। क्लियर है? तो थोड़ा सा ज्यादा अब एफर्ट लगाने का समय है, और एफर्ट एक डायरेक्शनल लगाइए। सर मैं पढ़ाई तो बहुत कर रहा हूं पर वो डायरेक्शनल नहीं है तो उसमें मजा नहीं है। चलिए अब आइए एक्सरसाइज 2 पर। एक्सरसाइज 2 में प्रिज्म के डाउट
पूछ लीजिए एक बार। 9 से आइए भैया, लाइट जला दो तो। चलो अब एक्सरसाइज 2 में आओ। प्रिज्म प्रिज्म के सारे डाउट पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 9 से आओ। 9 हो गया क्या? 9 में क्या बोला? ए बराबर 2r। ए बराबर 2r। आर कितना? आर तो पूछा है। ए कितना? 60। ओरली हो जाएगा कितना? 30। अब क्या इससे आइडिया कितना है कि सर आज मुझे केवल प्रिज्म पढ़ना है। कॉपी पढ़ी, ये सवाल किए, प्रिज्म तैयार हो गया। लेंस तैयार किया, लेंस पूरा तैयार। चलो 9 के बाद 12 पे आओ। 12 हो गया क्या? 12 के बाद 14। सबसे कठिन सवाल है, 14वां स्टार लगा लो। ये अभी कराया था। म्यू की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? अच्छा वो 18वां है, ठीक है। 14वां तो वही है, नीट 2020 लिख लो। ये रिपीट हुआ है 2020 में। आई बराबर म्यू है। 14 के पास लिख लो, मॉड्यूल लाए हो तो। नीट 2020। 18, 22, 22 देखो, 22, 23, कौन सा सवाल नंबर? 23 नंबर। अरे देखने दो। 23 वो म्यू बराबर कॉट ए बाई 2। तो कॉट को ब्रेक करना है कॉस अपॉन साइन में। हाँ, और कॉस को फिर लिखना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म। एक बढ़िया सेंटेंस है, सब सुनो। जैसे हम बोलते हैं ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसका दूसरा नाम है रिफ्रैक्टिंग एंगल, क्योंकि ये उन दो सरफेसेस का बीच का एंगल है जहां से क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। पहले दिन की डेफिनेशन याद करो। एंगल ऑफ प्रिज्म की परिभाषा क्या है? ऊपर वाला एंगल थोड़ी ना, जिन दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म का एक दूसरा नाम भी है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिंग एंगल। ये अंडरलाइन करो, ये काम की बात है। ये आई है सवाल नंबर किसमें? 23 में। उसने बिल्कुल सही डाउट पूछा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब बच्चों होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। पता है ये शब्द एक जगह और काम आया है। पन्ना पलटो, 18 पे आओ। इतना एक एक सवाल के साथ मेहनत करो। अपन सवाल करा छोड़ा, आधा अधूरा हो गया, ठीक है जुगाड़ से आंसर मिला लिया, नहीं भाई। एक एक सवाल पर वर्कआउट करना पड़ता है। वहां भी यही शब्द काम में आया है। 18वें में देखो, रिफ्रैक्टिंग एंगल। अब दिमाग में बात छप जाएगी कि रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। बोलो 18, 23, 26, 26 कौन सा वाला प्रश्न है? देखो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, डेल्टा मिनिमम 2i माइनस ए। 26 के बाद 33, 33 दो बार रिपीट हुआ है। 33 के पास मेहनत करके नंबर डालो सवाल नंबर 12 की। 33 और 12 का कॉम्बो बनाओ तो आपको क्या होगा? एक प्रश्न करना पड़ेगा। ऐसी मेहनत चाहिए। वो आपको तरीका सिखा रहे हैं कि 33 12 दो बार क्यों घिस रहे हो? 33 12 एक ही प्रश्न है, एक बार अच्छे से करके रखो। 33 12 को साथ लिख के रखो। ऐसा ही है 34, 34 के साथ मिलाओ 22 को। 34 और 22 का कॉम्बिनेशन है। कौन सा प्रश्न याद आया प्रश्न पढ़कर? वो एक सरफेस को क्या कर दिया? सिल्वर। तो इस तरह से ट्रिक बना के रखो ताकि रे ऑप्टिक्स सर 3 घंटे में पूरा रे ऑप्टिक्स तैयार कर सकते हैं। इतना कंबाइन करके रखोगे ना, 34 22 एक ही है, ये दो सवाल एक ही हैं, इसमें से कोई एक करो समझकर, दूसरा तैयार। क्लियर है क्या? तो एक्सरसाइज 2 के प्रिज्म के 9 सवाल क्लियर करें। चलो अब एक्सरसाइज 3 में एक है प्रिज्म का, वो बहुत बढ़िया प्रश्न है, उस पर आता हूं। सवाल नंबर 16 पर अभी करते हैं उसको।
डायग्राम बनाइए नोट्स में, मैं बोर्ड पे बना रहा हूं और इसको अभी तैयार करते हैं। ये लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा और इस हिसाब से प्लान करिएगा अपनी पढ़ाई को कि शनिवार तक मैं अपना पूरा रे ऑप्टिक्स सर मैं शानदार तैयार कर सकूं, कि जिस समय शनिवार को क्लास खत्म हो रही है रे ऑप्टिक्स की, सर मेरी पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल सिस्टम से तैयार है। सही बात। चलो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16। 16 पढ़ो, बहुत बढ़िया सवाल है, लॉजिकल। सिक्सटीन पढ़ो। 16 में क्या कह रहा है, लाइट आई, लाइट में 7 कलर हैं विपग्योर, और सिर्फ ग्रीन कलर ऐसे चिपक के सरफेस से जा रहा है, मतलब 90 डिग्री पर जा रहा है। ये आई। सेम सवाल इसका एक बार एम्स में आया हुआ है, नीचे से विपग्योर कलर आ रहा है और ग्रीन कलर ऐसे जा रहा है। आपको पूछा गया है कौन से कलर बाहर जाएंगे, कौन से अंदर रह जाएंगे, उन सब की बात करिए। तो मैं आपको इसका एक सिस्टम डेवलप करके देता हूं, उस सिस्टम को समझेंगे ना तो इस प्रकार का सवाल में कभी दिक्कत नहीं आएगी। जरा सोचिए, ये एंगल आई है, ये किसके लिए है? ग्रीन के लिए, वायलेट के लिए, रेड के लिए, सबके लिए। 7 रंग एक साथ ही आ रहे हैं, पर पता है ग्रीन क्या महसूस कर रहा है? ग्रीन कह रहा है यार मेरा तो यही आई मेरा क्रिटिकल एंगल बन गया, क्योंकि ग्रीन ऐसे जा रहा है। तो ग्रीन तो कह रहा है मेरा तो इसी आई को, मेरा तो काम हो गया, क्योंकि मेरा इसी आई पर वो कितने पे जा रहा है, थीटा सी पर जा रहा है, मतलब ये कितना, 90। क्या मानते हैं क्या? एक एक स्टेप में हाँ भरी है, सवाल बड़ा लॉजिकल है। वापस देखिए, 7 रंग आ रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं यहां पर, ये आई पर, आई किसके लिए, सबके 7 के लिए है। पर ग्रीन क्या महसूस कर रहा है कि ये जो मेरा आई है ये मेरे, ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि क्रिटिकल पे आओगे तभी तो 90 पे जाओगे। तो फिर 7 क्यों नहीं जा रहे एक साथ? दिमाग चलेगा ना, 7 रंगों के लिए म्यू अलग अलग होगा, म्यू अलग होगा, क्रिटिकल भी, कुछ बाहर निकलेंगे कुछ नीचे रह जाएंगे। तो अब कहानी अब रिलेट कर पा रहे हैं, अब देखना आप कितनी कहानी जोड़ पाओगे, वो बताना। बताना, एक एक कॉन्सेप्ट के बाद रुकूंगा, उसमें हाँ बोलना। विपग्योर, वायलेट से रेड जाने पर लेमडा, किसका लेमडा ज्यादा, रेड का। बोलो पहला कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट पेपर में आया हुआ है ये, क्वेश्चन नंबर 36। किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा? आंसर है रेड। विपग्योर, वायलेट से रेड जाने पर लेमडा बढ़ता है, पहला कॉन्सेप्ट ओके। दूसरा, कॉची में आओ, म्यू लेमडा के, जिसका लेमडा ज्यादा तो म्यू रेड का सबसे कम, ये दूसरा ओके। तीसरा, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला 1/μ, जिसका म्यू कम उसका क्रिटिकल, म्यू रेड का कम है तो क्रिटिकल रेड का ज्यादा। पहले इन 3 को लिखिए, इन 3 में बताइए कौन सी बात में आप अटक रहे हो। ये 3 अपने आप में छोटे छोटे सवाल हैं कि लैम्डा किसका ज्यादा, म्यू किसका ज्यादा, क्रिटिकल किसका ज्यादा। आराम से एक एक लॉजिक को डेवलप कर रहे हैं।
जिन्होंने पूरा प्रिज्म कर लिया वो आज रेस करना प्रिज्म की। केवल एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ना, वो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, वो अभी पढ़ाऊंगा मिरर के बाद। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? कलर्स फैल जाते हैं, ऐसा प्रिज्म में होता है वैसा लेंस में भी होता है। बाकी पूरी प्रिज्म की रेस करिएगा, बढ़िया बनाई गई है। जिसने आज पूरा मॉड्यूल कर लिया वो प्रिज्म की रेस कर सकता है, और जिसने मॉड्यूल नहीं किया पहले मॉड्यूल पे अटैक करिए, सिस्टम से चलिए। बताओ तीनों में हाँ है क्या? सबसे ज्यादा किसका लेमडा? रेड का। रेड का लेमडा ज्यादा तो रेड का म्यू कम, रेड का म्यू कम तो क्रिटिकल ज्यादा। अगला लिख रहा हूं पहचानना। तो सर इसका मतलब ये हुआ थीटा रेड, ग्रीन के बाद कौन कौन आए? रेड, ऑरेंज, येलो, इनका क्रिटिकल तो ज्यादा होगा सर ग्रीन से। क्या ये बात सही है क्या? खुद देख लो, इनके तो क्रिटिकल ज्यादा हैं, ज्यादा हैं, ज्यादा हैं, ज्यादा हैं, किससे? ग्रीन से। ये सेंटेंस क्लिक हुआ? रेड का क्रिटिकल ग्रीन से ज्यादा। जो रेड के हालात होंगे वो ऑरेंज और येलो के भी होंगे, क्योंकि सब ये ग्रीन के बाद में आ रहे हैं। हाँ या ना? थीटा सी ग्रीन किसके बराबर? थीटा सी ग्रीन, थीटा सी ग्रीन। आइए खत्म। यहां से कोशिश करिए बोलने की। भैया टी आई आर कब? टी आई आर कब? टी आई आर कब? जब एंगल क्रिटिकल से ज्यादा। पर इन तीन कलर के तो एंगल क्रिटिकल से कम है। इसका मतलब तीनों कलर कहां निकल जाएंगे? कहां निकल जाएंगे? बाहर। तीनों कलर बाहर निकल जाएंगे। क्यों निकलेंगे बाहर बताइए, तसल्ली से बोलिए। आशीष सर टी आई आर तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई क्रिटिकल से बड़ा होता है, जबकि इन तीन कलर के लिए आई तो क्रिटिकल से छोटा है, इसलिए टी आई आर नहीं करेंगे। तीनों बाहर। बताइए प्रिज्म से बाहर कौन निकलेगा? प्रिज्म से बाहर रेड, ऑरेंज, येलो। बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन। सेम आपको क्वेश्चन मिलेगा, पन्ने पलटिए। एक्सरसाइज 1 में आइए, एक सवाल रह रहा था 30-32 के आसपास। इकतीस रह रहा होगा, देखो आप, वो 31 आज वो क्लियर हो गया। बिल्कुल एक ही सवाल है दोनों। तो बाहर कौन निकलेंगे? बाहर निकलेंगे रेड, ऑरेंज, येलो। एक्सरसाइज 1 में आइए, 31 नंबर देखिए। एक्सरसाइज 1, 31 नंबर। क्लियर? आप पन्ने पलटे। प्रिज्म, ये 2 लेक्चर में प्रिज्म बिल्कुल सिस्टम से मैंने आपको सब कुछ करा दिया। आप इसको 2 घंटे और दीजिए और इसको बिल्कुल फाइनल लॉक करिए। मन में ध्यान रखते हुए, अरे यार प्रिज्म के 9 सवाल आए हैं। लेंस जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और 2 लेक्चर में हो गया केवल, सब न्यूमेरिकल के साथ, सारे मॉड्यूल के साथ, सब कुछ। तो पूरा एक साथ प्रिज्म एक साथ तैयार करिए और इसकी रेस लगाइए आज। उससे आपको पता लगेगा सर मुझे कितना समझ में आया। रेस पूरी एक प्रिज्म की एक्सक्लूसिव है।
वो पूरी एक साथ लगाइए, आपको आइडिया लग जाएगा कि सर मेरी प्रिज्म की कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। चलिए नए पेज से हेडिंग डालिए, रे ऑप्टिक्स सेक्शन नंबर 6 मिरर। हाँ नहीं, केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा, पढ़ा नहीं रहा, पढ़ा नहीं रहा। अरे पढ़ा नहीं रहा, मना तो कर दिया, फिर क्या। आज का होमवर्क लिख लें, कल डिस्कस करूंगा रेस प्रिज्म की, और प्रिज्म का एक्सरसाइज 1 2 3 आज आप खुद करिए, तीनों मैंने करा दिए हैं, जितने जितने प्रिज्म के सवाल थे सारे। अब आप एक बार खुद 2 घंटे इसमें दीजिए और प्रिज्म को शानदार करके लाइए। अब आते हैं मिरर पर, लास्ट टॉपिक है और बहुत आसान है, समय कम लगेगा, जल्दी सॉल्व होगा। अब देखिएगा, पहले तो कंपैरिजन कर लेते हैं। लेंस के सर मुझे याद है, एक तो 1/v -1/u, एक HI/HO -v/u या v/u। मिरर में देखिए क्या चलता है, m का और फॉर्मूला याद हो तो f। ये 4 सेट या 3 सेट मुझे याद होने चाहिए। मिरर में मत याद करिए, सिर्फ एक बार समझ के देख लीजिए कि सारे साइन उल्टे होते हैं। 1/v प्लस मैग्निफिकेशन -v/u, मैग्निफिकेशन f/f -u, f प्लस v। आठों याद करने बैठेंगे तो दिक्कत है। कोई एक सेट, आप लेंस में कंफर्ट हो, लेंस बढ़िया याद करो, और एक याद रखो, मिरर में सारे साइन बदल जाते हैं। सर ये बदल जाते हैं, ये तो चलो सर 10 से याद है, ये भी बदल जाते हैं क्या? एक बार करके देखोगे, उससे आइडिया लगेगा। काय को मानते हो, करके देखो। ये मिरर है, अब u से मल्टीप्लाई करो, u से मल्टीप्लाई करो, सोचो u/v, दिमाग लगाओ, v/u/m, v/u/m, तो u/v क्या होगा? माइनस का 1/m। उधर भेजो, रेसिप्रोकल कर दो। देख लीजिए, तो एक बार करा हुआ होता है तो दिमाग एक खुश रहता है कि हाँ सर ये बात अब समझ में आ गई कि कोई एक सेट में अच्छे से याद करूंगा, बिल्कुल उससे उल्टा किसका चलेगा? मिरर का। पहली बात तो ये लिखो। सारे फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, केवल साइन का अंतर आएगा। इसकी तो आवश्यकता नहीं है, करके दिखाए, आप वो फॉर्मूले फॉर्मूले याद करिए। पहले पढ़ेंगे 1.5 दिन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स।
बहुत आसान है, मिरर बहुत जल्दी सॉल्व होगा। कल एक लेक्चर पढ़ाऊंगा, आप मिरर के सारे क्वेश्चन कर लोगे एक लेक्चर में। इतना छोटा और आसान टॉपिक है, सिंगल लेक्चर में। कल स्फेरिकल मिरर पढ़ाऊंगा एक दिन में आप पूरे एक्सरसाइज 1 2 3 के सारे क्वेश्चन बना लोगे सिंगल डे में। अब मिरर स्फेरिकल, सर नाम याद है 10 से, एक बार सर पहचानना और सिखा दो तो छोटा मोटा कोई कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए ये जो हैशिंग करी है ये कहलाती है पॉलिश सरफेस। यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये डेड एंड है। यहां से कभी लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। लाइट हमेशा इस रिफ्लेक्टिंग एंड पर गिरनी चाहिए। इसका मतलब सब डिसीजन रिफ्लेक्टिंग एंड से होगा। अब याद करो नाम, कौन केव, केव मतलब गुफा गड्ढा। ये देखिए ये है कॉनकेव। जैसे अब जैसे ये आ जाए तो परेशान नहीं होना ना, लॉजिकल देखो। ये तो पॉलिश है, ये तो बेकार हो गया। अच्छे शब्द बोलो, रिफ्लेक्टिंग एंड कौन है, ऊपर वाला, और ऊपर से ये केव है, तो देखते पहचान लिया कौन है, कॉनकेव। बिल्कुल क्लियरिटी से पता हो कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एक एंड तो सर पॉलिश्ड है, वहां से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। जिधर से रिफ्लेक्शन होता है वहां से देखने पर पता चलता है उसका नाम क्या है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। दूसरी बात बड़ी खास है, क्योंकि सर मैं कहां फंसता हूं ना, ये फॉर्मूले वगैरह तो मैं याद कर लूंगा, मैं परेशान हूं यूवीएफ के साइन से। ये बेसिक लड़ाई है जो हम सब कभी ना कभी उलझे हुए हैं इसमें। एक लाइन बोलूंगा आपके लिए, उससे आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। कहीं आपको कुछ नहीं सोचना, लाइट के साथ चल रहे हैं, लाइट के अपोजिट चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, सब बातें पुरानी हो जाएंगी। एक लाइन सुनिए बस, जब भी मिरर के सामने होंगे तब तब चीजें नेगेटिव। जैसे यहां ऑब्जेक्ट रखा 15 पे, बताओ क्या ये मिरर का सामने है, ये तो मिरर का बैक हो गया ना, जो कि बेकार है। मिरर ये है, मिरर का फ्रंट ही है। पता है यू क्या लेंगे, -15। केवल एक लाइन से हम अपने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जब भी मिरर के सामने सारी चीजें नेगेटिव। सर कारण बता दीजिए थोड़ा, इसका फिजिक्स के पीछे क्या है। पेपर में तो चलो मैं ध्यान रख लूंगा, बड़ा सरल कारण है, आप खुद सोच सकते हो। क्या एनर्जी का फ्लो हमेशा ऐसा ही होगा क्या? हाँ, यहां से एनर्जी फ्लो कैसे होगी, यहां से एनर्जी आएगी भी तो कोई काम की नहीं, क्योंकि कोई फिजिक्स की घटना ही नहीं होगी। इसमें बताओ एनर्जी फ्लो कहां से होगा, सर यहां से कैसे, हमेशा यहां से होगा। फंडे कैसे डेवलप होते हैं आप उससे तो समझिए। किताब में तो ये लिखा रहता है 10th क्लास से, इंसिडेंट लाइट के साथ चलो, पॉजिटिव अपोजिट चलो, नेगेटिव। पर सवाल हो कहां रहे हैं, 2-3 साल से कर तो रहे हो, बन कहां रहे हैं, प्लस माइनस में गलती, फिर सॉल्यूशन देखते हैं, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी यही सोच रहा था, इतने में तो गलत हो जाता है, इतने में तो गलत हो जाता है। तो फिर ऐसे फंडे क्यों डेवलप करें जिससे बातें उलझ रही हो। ऐसा डेवलप करो ना बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट। मेहनत भी कर रहा हूं सर, पढ़ भी रहा हूं, फिर गलती हो जाए, फिर ऐसा पढ़ने का फायदा क्या भाई। इतना सटीक पढ़, अरे सर बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट है यही होगा सर। तो वो बात समझो, मिरर के सामने, इसमें बताओ एनर्जी फ्लो कहां से होगा, सोच के बताओ। एनर्जी फ्लो ऐसे ही तो हो सकता है, क्यों सर ऐसा क्यों होगा, अरे यहीं से तो एनर्जी आएगी तभी तो टकरा के लौटेगी, तभी तो वो मिरर का एक्शन कर पाएगी। यहां से एनर्जी आके क्या होगा, वो तो कुछ काम ही नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे तो कोई लाइट का, कोई फिजिक्स का कोई इवेंट ही नहीं होगा। अब बात सुनना, मैंने ये बात क्यों बोली कि मिरर के सामने सारी दुनिया नेगेटिव। सोचो, अब आप पोल पे खड़े हो, हमेशा तो दूरियां पोल से नापी जाती हैं, बताओ पोल से ऑब्जेक्ट नापने के लिए कैसे भागोगे, पीछे, एनर्जी के अपोजिट, यू कितना आएगा, -15। सोचो, इमेज बन गई यहां, इमेज यहां बन गई, सोचिए
मान लो इमेज बन गई 20 सेंटीमीटर पर, बताओ v क्या लोगे? -20। कुछ नहीं सोचना आपको कि लाइट कहाँ है किधर है, केवल एक लाइन बोलिए जो 40 सवाल में लगाइएगा, बिल्कुल एक जैसी। अगर मिरर के सामने हूं, अगर ऑब्जेक्ट इमेज मिरर के सामने बन रहे हैं तो उसके लिए हमेशा माइनस। और कारण बताइए तो, पोल से इमेज तक चलेंगे तो कैसे भागेंगे? पीछे, एनर्जी के अपोजिट। चेक करके देखो। अब इसमें बताओ, इसमें मैंने रखा ऑब्जेक्ट यहां 10 और लेट इमेज पीछे बन रही है। सर पीछे कैसे बन सकती है? करेंगे कल, डिस्कस करेंगे, कल बताऊंगा इमेज पीछे कैसे बन सकती है, बताऊंगा कल। ये 20। अभी तो आज साइन कन्वेंशन लेके जाओ अपने साथ, हैप्पीनेस के सर मिरर कर लूंगा सर। आपने आसान तो बना दिया, फॉर्मूले लेंस से जोड़ दिए, साइन कन्वेंशन का डर हटा रहे हो, फिर प्रश्न में बचेगा क्या? वैल्यू तो पुट करेंगे, वो भी आप कल करके दिखाओगे 15 सवाल मेरे लिए, वो भी आप करोगे पहले 15, फिर मुझे दोगे घर जाके अब कर, फिर तो क्या बचेगा सर? मैं ही कर लूंगा फिर तो। कल मैं करके दिखाऊंगा आपको पहले 15 क्वेश्चन कि देख वैल्यू ऐसे पुट करते हैं, ट्रांसफर ऐसे लेते हैं, एलसीएम, गुणा भाग, फिर सर फिर करूंगा सर मैं, फिर तो हो ही जाएंगे, फिर कर लेना, सारे बन जाएंगे। फिर पहले कल आपको बेसिक करके दिखा दूंगा। अब बताओ इसमें यूवी के साइन कैसे लोगे? बताओ, मिरर का सामने, मिरर के सामने, बता यू -10 और v +20। बोलिए हाँ है क्या? और सर एक बार मुझे 10th वाले से बता दो सर लास्ट, तो मैं उससे एक बार मैच कर लूं, फिर मैं ये वाली ट्रिक भी काम में लूंगा। आ जाओ, उससे एक बार मैच कर लो। लाइट हमेशा, दूरियां हमेशा पोल से नापी जाती हैं। पोल पे खड़े हो गए, चलो इमेज तक जाना है, कैसे जाओगे? आगे, लाइट भी आगे, बोलो +20। ऑब्जेक्ट लिए कहां भागोगे? पीछे, पीछे एनर्जी के अपोजिट -10। तो जब ये भी क्यों करना, जब बार बार ऐसा ही हो रहा है तो एक लाइन से काम चलाओ ना। इन फ्रंट ऑफ मिरर डिस्टेंसेस हमेशा माइनस, बैक साइड ऑफ मिरर पॉजिटिव। तीसरे में बताइए, अगर मिरर ऐसे हो, यहां O है, यहां I है, ये है आपका 25 और ये है 10, कौन नेगेटिव? दोनों नेगेटिव। कितना आसान है ना, आपको पोल लेना है, ना लाइट लेनी है, ना लाइट के साथ चलना है, ना अपोजिट चलना है, एक लाइन से आपको चीजें क्लियर। मिरर के सामने, मिरर के सामने सब चीजें हैं नेगेटिव, U -25, V -10। क्योंकि मैं सर यही तो फंस रहा हूं, बाकी तो फॉर्मूले में वैल्यू तो डालनी है, UVF बहुत क्लियर हो जाएगा, टॉपिक मेरा आसान निकल के निकलेगा। तीनों डायग्राम बना लीजिए, कल इस पर मेरे से आप 10-12 क्वेश्चन करके देखिए। कल मिरर पढ़ाऊंगा, स्फेरिकल मिरर, और फिर इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 दिन है और टॉपिक सिर्फ 2 या 2.5 दिन का है, पर टारगेट है शनिवार तक अच्छे से इसको मिरर को खत्म करेंगे पूरा, और फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो खुद का भी कमिटमेंट करिए कि शनिवार तक आते आते मेरा रे ऑप्टिक्स का मॉड्यूल पूरा तैयार हो जाए, एक्सरसाइज 1, 2, 3। और अगर आज प्रिज्म पूरा करके लाए हो तो रेस की प्रिज्म वो बनाइएगा, वो बढ़िया है। लास्ट क्वेश्चन छोड़ना अक्रोमेटिक का, बाकी सारे प्रश्न बन जाएंगे। चलो धन्यवाद।